Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the four problem of Code Forces round 974 that is rated for division 3. So in this video, I'm gonna discuss the problem B, C, D, E. And problem D and E was very interesting problem जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, especially problem E. So without wasting our time, let's move to discuss first problem B. Then we will move to C, D and E. Okay. तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है, जो प्रॉब्लम बी है उसमें बोल रखा है कि एक ऑक मीन्स ये एक ट्री है, उसमें हर साल आई टू द पावर आई न्यू लीफ जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो सो लेट मी राइट इट हियर कि तुम्हारे पास जो ट्री है उसमें हर ईयर आई टू द पावर आई, फॉर एग्जांपल आईएथ ईयर अगर देखा जाए तो आई टू द पावर आई लीव्स जनरेट होगा खुद पे खुद। और साथ ही साथ बोल रखा है कि कोई भी लीफ जो है अगर आईएथ ईयर पे जनरेट हुआ तो वो आई प्लस के माइनस वन ईयर तक ही उस ट्री में रहेगा, उसके बाद उस वो लीफ खुद पे खुद डेड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली तुमको बताना है कि एनथ ईयर में टोटल नंबर ऑफ लीफ अगर इवन है तो तुम्हें आउटपुट करना है यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो। दिस वॉज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स अगर देखोगे तो n का कॉन्स्टेंट है तुम्हारा, n इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 9। सो यू कांट अप्लाई ब्रूट फोर्स। यहाँ पे अगर तुम ब्रूट फोर्स लगाने जाओगे तो तुम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यार तुम्हारा n है 10 टू द पावर 9, तो तुम लगाओगे कैसे? लूप ही नहीं चला सकते उतना। तो मुझे कुछ ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सोचते हैं क्या ही है। तो इस चीज़ को सोचने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि लाइक एनथ, जो तुम्हारा एनथ ईयर है उस टाइम कितना लीफ बचा होगा वो कैसे निकाले, और बचा भी होगा तो उसमें से कितना ओड होगा और कितना इवन होगा ये कैसे पता करें। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सबसे पहली बात है कि अगर ओड का हम टू द पावर ओड ले तो ये हमेशा ओड ही रहेगा। इवन का टू द पावर इवन ले तो ये हमेशा इवन रहेगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मीन्स आर यू एग्रीइंग विथ इट और नॉट? हाँ भैया। तो मतलब इस चीज को देखने से अच्छा, ये जो चीज है आई टू द पावर आई, इस चीज को देखने से अच्छा व्हाई नॉट टू चेक ओनली आई? बोलो। क्योंकि यार आई टू द पावर आई इवन है तो इसका मतलब आई भी इवन है। सिमिलरली आई टू द पावर आई अगर ओड है तो इसका मतलब आई भी ओड है। तो हम आई टू द पावर आई क्यों देख रहे हैं? हमको तो मतलब है कि सम, सम से मतलब है मुझे, सम मेरा इवन आना चाहिए। हमको इस चीज से मतलब है। तो तुम बोलेगा भैया तो ये आई टू द पावर आई क्या पता वो मुझे सम इवन ला दे। तो भाई देखो, इवन कब कब आ सकता है? जब तुम्हारा सारा एलिमेंट इवन हो, सारा एलिमेंट इवन हो, या तो फिर सारा एलिमेंट इवन हो मीन्स कुछ एलिमेंट इवन हो और तुम्हारा इवन टाइम ओड हो, इवन टाइम ओड हो। इस बात को ध्यान से समझो कि लाइक तुम्हें फाइनली सम क्या देना है कि एनथ ईयर में नंबर ऑफ लीफ जो है वो इवन है या नहीं है। तो सम इवन कब बनता है? जब तुम्हारा, अगर हम कुछ nth एलिमेंट को सम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे a1 है प्लस a2 है प्लस a3 है प्लस a4 है, तो ये इवन कब होगा? ये इवन तब होगा जब इसमें नंबर ऑफ ओड एलिमेंट शुड बी इवन। फॉर एग्जांपल अगर ये ओड है तुम्हारा, ये ओड है और ये भी ओड है और बाकी ये दोनों इवन है, तो इसका सारा सम हमेशा इवन आएगा। मतलब इस सीक्वेंस में, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ ओड इवन होगा तो हमेशा सम इवन आएगा। वही अगर नंबर ऑफ ओड तुम्हारा ओड बन जाएगा तो इवन कभी नहीं आएगा। तो बस ये अब ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना है। ठीक है, तो भैया ठीक है, ये तो हम समझ गए कि मेरे पास जो नंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ ओड अगर मेरा इवन है तो इसका मतलब है कि हम मेरा ओवरऑल सम इवन होगा वरना ओड होगा। बट ये हम पता कैसे करेंगे कि मेरे पास जो रेंज है, जो जो रेंज है वो उस रेंज में कितना इवन है और कितना ओड है? ये चीज हम कैसे पता करेंगे? ये, तो उस चीज को निकालने के लिए लेट मी राइट इट, कि उस चीज को निकालने के लिए तुम क्या करोगे। सो लेट मी टेक वन टेस्ट केस कि तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हम ये टेस्ट केस लेते हैं 4,4, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग 4,4 तो ये बोल रखा है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ ईयर 4 है, जैसे एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और तुम्हें बताना है कि
फोर्थ ईयर पे कितना लीव्स होगा। अगर लीव्स इवन है तो तुम आउटपुट करो यस, और अगर ओड है तो आउटपुट करो नो। तो यहाँ से पहले ये देखो कि फर्स्ट ईयर में कितना लीफ होगा, 1 to the power 1, तो 1। सेकेंड ईयर में कितना लीफ होगा, 2 to the power 2, 4, और 4 तुम्हारा इवन है, इसलिए हम बोले कि 2 ही ले लो। तुमको इवन ओड से मतलब है बस, 2 to the power 2 भले ही 4 होता है, तो तुमको 4 से क्यों मतलब है, 2 ले लो, क्योंकि तुमको बस इवन ओड से मतलब है, कितना इवन और कितना ओड आ रहा है। सिमिलरली 3 to the power 3 ओड आ रहा है, तो इसको 3 रखते हैं, और 4 to the power 4 16 आएगा तुम्हारा, सॉरी लेट मी राइट इट हियर, 4 to the power 4 तुम्हारा 16 आएगा, तो इसको एज इट इज 4 ही रखते हैं, तो क्योंकि मुझे इवन और ओड से मतलब है। अब हमको बताना है कि ये फोर्थ ईयर पे टोटल नंबर ऑफ लीफ का सम इवन है या ओड है। तो ऐसे देखो ना कि लाइक फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लीफ था 1 to the power 1, इस ये कहाँ तक जा रही है, ये क्या फोर्थ ईयर तक जा रही है, तभी तो इसका काउंट मैटर करेगा। ये क्या फोर्थ ईयर तक जा रही है, तो इस चीज को पता करने के लिए क्या करेंगे, तुमको साथ ही साथ के दिया है, ये तुम्हें के दिया हुआ है, तो मतलब 1 + k - 1 तक ये जिंदा रहेगा, ये लीफ जिंदा रहेगा 1 + k - 1 तक। तो हम एक बार लिखते हैं 1 + k - 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 + 4 - 1 दैट इज 4। तो मतलब ये फोर्थ ईयर तक जिंदा रहेगा और उसके बाद मर जाएगा। बोलो, तो इससे हमको क्या समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि अब इसके बाद जितना भी लीफ होगा, इसके बाद जितना भी लीफ होगा, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सारा का सारा फोर्थ ईयर में मीन्स फोर्थ जो लास्ट ईयर है उसमें ये सारा का सारा जिंदा रहेगा, ये सारा लीफ। तो इस चीज को अगर ऑप्टिमली देखा जाए तो क्यों ना हम nth ईयर पे चला जाए, डेट इज फोर्थ ईयर पे चला जाए, और 4 - k + 1 करें, तो ये पता चलेगा कि मेरा स्टार्टिंग ईयर कौन सा था जहां से लीफ मेरा जिंदा होना स्टार्ट हो रहा है। इस बात को ध्यान से सुनो कि लाइक हमको nth ईयर में पता करना है कि कितना लीफ जिंदा है। सो इट विल बी बेटर फॉर मी टू टेक कि मेरा n - k + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे n है 4, फिर -k 4 है, +1 कर देंगे, तो ये बता देगा कि मेरा स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, ये स्टार्ट ईयर कौन सा था जहां से लीफ, उसके बाद से लीफ, सारा लीफ जिंदा होगा फोर्थ ईयर पे, तो ये पता चल जाएगा। और एंडिंग ईयर तो तुमको पता ही है 4। तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर आ रहा है, स्टार्ट ईयर आ रहा है तुम्हारा 1, और एंडिंग ईयर क्या आ रहा है, मेरा एंडिंग ईयर आ रहा है 4। तो अब तुम खुद बताओ कि ये तुम्हें सीक्वेंस क्या बना कि 1 2 3 4, तो इस सीक्वेंस में क्या तुम नंबर ऑफ ओड एलिमेंट नहीं निकाल सकते कि कितना ओड एलिमेंट है। बोलो, नंबर ऑफ ओड एलिमेंट नहीं निकाल सकते कितना ओड एलिमेंट है। सिमिलरली नंबर ऑफ इवन एलिमेंट नहीं निकाल सकते कि कितना इवन एलिमेंट है। बट इवन से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, बस ओड से मतलब है। अगर ओड मेरा काउंट ऑफ ओड अगर मेरा इवन रहा तो आंसर हम रखेंगे यस, वरना आंसर करेंगे नो, आंसर करेंगे नो। बस यही तुम्हारा लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे। बट भैया ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि नंबर ऑफ ओड कैसे निकाले। तो यार अब हम बोलेंगे तुम्हें कि ये तुम खुद से सोचो कि लाइक हम तुमको अगर देते हैं कि स्टार्ट रेंज, स्टार्ट और एंड तो हमेशा एन होगा, और स्टार्ट भी दे देंगे कुछ, स्टार्ट मान लेते हैं कि तुम्हारा स्टार्ट 13 है और एंड है 20, तो 13 से लेकर 20 के बीच में कितना ओड एलिमेंट आएगा ये तो तुम निकाल सकते हो यार, इतना तो तुम निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो बस ये निकालना कि नंबर ऑफ ओड कितना है, अगर नंबर ऑफ ओड इवन है तो हम आउटपुट करेंगे यस, वरना नो। बस यही तुम्हारा सिंपल लॉजिक था। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाई देता हूँ कि मैंने क्या किया था। सो लेट मी शो यू माई कोड फॉर दिस प्रॉब्लम बी, या ये है ना। हम्म तो हम सबसे पहले एन और के इनपुट लिए, फिर हम स्टार्ट निकाले कि स्टार्ट एक्चुअली में कहाँ से हो रहा है, मीन्स कौन सा ईयर से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से लीफ nth ईयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये वही स्टार्टिंग ईयर है। तो मेरा स्टार्टिंग ईयर आया n - k + 1, और एंडिंग ईयर एज इट इज n है। फिर हम एंड स्टार्ट में का लेंथ निकाले कि लाइक कितना लेंथ है, तो लेंथ इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट + 1। फिर सिंपली देख लिए कि स्टार्ट अगर मेरा इवन से हो रहा है, स्टार्ट अगर मेरा इवन से हो रहा है, तो उसके लिए हम बस केस देखें। ये केस तुम देखो, बहुत लोग अपने तरीका से इसे लिखेंगे कि वो मे बी काउंट करे होंगे ओड को कि ओड कितना है, और मैं कॉन्टेस्ट के टाइम मुझे ये लॉजिक दिखा कि अच्छा लेंथ अगर मेरा मीन्स स्टार्टिंग मेरा इवन से हो रहा है और लेंथ जितना भी लेंथ है डिवाइड बाई 2 स्टिल इवन है, तो आउटपुट करेंगे यस, क्योंकि इससे यही पता चलेगा लेंथ डिवाइड बाई 2 मोड 2 स्टिल 0 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवन जो है, नंबर ऑफ ओड इस लेंथ में हमेशा इवन टाइम होगा, इसलिए हम आउटपुट किए हैं यस, वरना नो। सिमिलरली ओड के लिए भी हम केस देख लिए कि अगर स्टार्टिंग मेरा ओड से हो रहा है तो हम देख लेंगे कि अगर लेंथ मेरा 1 है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर लेंथ 1 है तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि लाइक देर इज नो एनी ओड, सॉरी
देयर इज ओनली वन ओड, तो आउटपुट करेंगे नो। वही अगर लेंथ मेरा ग्रेटर देन वन है तो हम देखेंगे कि लाइक लेंथ प्लस वन डिवाइड बाई टू, अगर इवन है तो आउटपुट करो यस वरना नो। बस यही लॉजिक था तुम्हारा। तो इस प्रॉब्लम से हम क्या सीखें, इस प्रॉब्लम से हम यही सीखें कि सबसे पहले हम एंड निकाले। एंड तो दिया हुआ था बट हम सबसे पहले निकाले कि लाइक कितने ईयर के लिए, मीन कौन कौन सा ईयर के लिए nth ईयर में उसका लीफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये निकाले। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव किए कि n माइनस के प्लस वन से स्टार्ट होने वाला ईयर, मीन्स वहाँ से स्टार्ट होके जो n तक जा रहा है वो सारा ईयर का लीफ nth ईयर में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, वहाँ से ये चीज़ हमको पता चलता है। तो अब क्वेश्चन मेरा बदल गया कि मैं तुमको स्टार्ट दूंगा और एंड दूंगा, उसके बीच जितना भी एलिमेंट आ रहा है उसमें हमको कैलकुलेट करना है कि कितना ओड आ रहा है। अगर ओड मेरा इवेंट टाइम में आ रहा है तो हम आउटपुट करेंगे यस वरना नो। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम सी, दैट इज रॉबिन हुड इन टाउन। ठीक है, हम लिटरली बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हम लाइक पढ़े, ठीक है, बस एक नज़र रीडिंग दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जैसे ही यहाँ पे देखें कि डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रॉबिन हुड टू अपीयर और आउटपुट वन इफ इट इज इम्पॉसिबल, हम जैसे ये लाइन देखें ना तो मतलब हम डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों बोलो क्यों? अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहा होगा तो तुम्हें पता होगा क्यों। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला कि डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वहाँ से मुझे मिनिमम वैल्यू के लिए आना है और आंसर निकालना है। बस वहाँ से मुझे आइडिया लग गया। तो यहाँ से क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है? नथिंग बट है बाइनरी सर्च। या यू आर राइट। और यहाँ पे तुम टैग में भी देखोगे तो बाइनरी सर्च आ चुका है टैग में। बट इस प्रॉब्लम को तुम लिनियरली भी कर सकते हो, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। बट सिंपल सी बात है कि जब कोई भी चीज़ को मिनिमाइज हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तुम एक नज़र डालना बाइनरी सर्च, ठीक है। और इसमें तो साफ दिख ही रहा है कि यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू जो इन्फिनिटी है उसके लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हें बस मिनिमम वैल्यू के लिए निकालना है। बस हाँ, कुछ बेस केस में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे माइनस वन अगर इम्पॉसिबल है तो तुम माइनस वन आउटपुट कर दो। जैसे वन अगर लेंथ वन है तो उसके लिए माइनस वन होगा, वही अगर तुम्हारा लेंथ टू है और 219 है तो इसके लिए भी माइनस वन है। तो ये तो तुमको लाइक तुम बाइनरी सर्च करोगे, ठीक है, और तुम किसी स्पेसिफिक मिड के लिए तुम कैलकुलेट करोगे जो भी ये कंडीशन है उसके लिए फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है माइनस वन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो चलो पहले बताते हैं कि लाइक ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा था। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली बोल रखा है कि लाइक देयर विल बी एन पीपल, उनके पास कुछ गोल्ड है, ठीक है। अब क्या करना है कि तुम कोई भी सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड वाले पीपल है उसमें तुम एक्स जोड़ दो। यू हैव टू ऐड एक्स टू द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड पीपल। और फाइनली तुमको क्या करना है कि उसमें एक्स ऐड करके, और एक्स तुम किसी में भी ऐड कर सकते हो, लाइक इफ देयर आर मेनी पीपल हुज वैल्यू इज मैक्सिमम, तो कोई सा भी एलिमेंट को पिक करो और उसमें एक्स ऐड कर दो, ठीक है। और फाइनली ये चीज करके तुमको बताना है कि लाइक अ पर्सन इज अनहैप्पी इफ देयर वेल्थ इज स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ ऑफ द एवरेज ऑफ वेल्थ। मतलब जब हम एक्स ऐड कर दिए मैक्सिमम वैल्यू से, फिर उसका एवरेज निकाले तो उसका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय एन। फिर उसको हाफ किए तो मतलब डिवाइड बाय टू। तो दोज पर्सन आर कंसिडर एज अनहैप्पी अगर उसका वेल्थ स्टिल लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द टोटल वेल्थ डिवाइड बाय टू। तो उसको तुम काउंट में इंक्रीमेंट करना और वही देखना है कि अगर ये अनहैप्पी पीपल मोर देन द हाफ ऑफ टोटल एरे है तो मतलब रोबिन जो है विल बी कंसिडर्ड एज मीन्स अपीयर बाय पॉपुलर डिमांड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब नो। तो बस ये जो कंडीशन है, ये जो जितना भी कंडीशन दे रखा है, ये ये सारा कंडीशन तुमको लगा देना है। इस बात को ध्यान से सुनो कि ये जितना भी कंडीशन है ये सारा कंडीशन तुम लगा देना अपने बाइनरी सर्च में और देखना कि लाइक क्या रोबिन जो है डिमांड पॉपुलर डिमांड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारा कंडीशन लगा के अगर आ रहा है उस मिड के लिए तो हम और पीछे वाले मीन्स और छोटा मिड के लिए ट्राई करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो और बड़ा वाला मिड के लिए ट्राई करेंगे। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो भी एरे होगा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब तुमको ये पता है कि तुम्हारा x अगर तुम्हारा x इन्फिनिटी रहे तो उसके लिए आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स अगर करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो तुम्हारा लाइक बाइनरी सर्च में ही आंसर नो आ जाएगा हमेशा, ठीक है।
तो हमको दिखा कि मेरा x अगर एग्जिस्ट करता है आंसर एक्चुअली में, तो इन्फिनिटी, अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है आंसर। फिर x-1 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा आंसर, x-2 के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा आंसर, मींस अगर हम x को इन्फिनिटी ले रहे हैं। फिर इसी तरह करते करते एक ऐसा बैरियर पॉइंट आएगा तुम्हारा कुछ x डैश, जहां पे आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट उसके बाद से मींस उसके पीछे आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक इफ यू गोना टेक x-1 x-2, तो इसके लिए सब आंसर फॉल्स फॉल्स आएगा कि लाइक ये तुम्हारा मिनिमम आंसर नहीं बन रहा है। तो बस यही तुमको ये पॉइंट निकालना है। अब यहाँ पे तुमको मोनोटोनिसिटी दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है। तो ये मोनोटोनिसिटी में तुमको ये एक्स डैश निकालना है कि जिसके लिए मुझे आंसर मिल रहा है। तो इसके लिए हम हमेशा बोले, हमेशा लाइक मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पे बाइनरी सर्च पे, तो हमेशा बोल रहे कि जब भी मोनोटोनिसिटी दिखे तो तुम बाइनरी सर्च लगा देना। ठीक है भैया, अगर बाइनरी सर्च लगाएंगे तो मुझे पता नहीं है कि लाइक एल का वैल्यू क्या लेंगे, आर का वैल्यू क्या लेंगे। तो एक मैं ट्रिक देना चाहूंगा, जब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आए तो तुम आर का वैल्यू इन्फिनिटी ले लो। इवन इन द कॉन्टेस्ट, लाइक कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि मुझे लाइक टाइम मैटर करता है, तुम्हें टाइम मैटर करता है, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी ले लेता हूँ। ठीक है, तो बस तुम आर का वैल्यू इन्फिनिटी लो और तुम एज इट इज बाइनरी सर्च लगाओ। बस जब बाइनरी सर्च लगाओगे तो ये सारा चीज लाइक एक्स का वैल्यू मिड लेना, और ये जितना भी सारा चीज बोल रहा है उसको तुम अप्लाई करना। लाइक कि तुम एक्स को ऐड करो मैक्सिमम वैल्यू के साथ, फिर सबका एवरेज लो, फिर उस एवरेज को डिवाइड बाई 2 करो और काउंट करो कि कितना अनहैप्पी पर्सन है। अगर उस अनहैप्पी पर्सन का काउंट इज स्ट्रिक्टली मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एन, तो मतलब रॉबिन हुड विल अपीयर बाय पॉपुलर डिमांड, अदरवाइज नो। ठीक है, तो अगर मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो तुम और मिड पीछे के लिए चेक करो, मीन्स मिड को चेंज सॉरी आर को चेंज करो मिड -1 में, और अगर ऐसा नहीं होता एल को चेंज करो मिड +1 में। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, कोड से काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। सो हेयर इज़ माई कोड कि सबसे पहले मैं इनपुट लिया हूँ एन, फिर ये वेक्टर वी, और ये तुम्हारा सम है। लाइक हर बार क्या कर रहे हैं हम कि टोटल सम में ऐड ऑन कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, क्योंकि यार एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम को डिवाइड करते हैं इनसे। बट यहाँ पे टोटल सम को एक्स्ट्रा एक्स से भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स किसके साथ ऐड कर रहे हैं, जिसका वैल्यू, जिसका गोल्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसके साथ, इसलिए हम सम पहले ही निकाल लिए सम। ये इंडेक्स बता रहा है कि लाइक कौन सा एक्चुअली में कौन सा पर्सन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये इंडेक्स उस चीज़ को रखें कि कौन सा इंडेक्स पे वो पर्सन प्रेजेंट है जिसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो सिंपली हम सीन लिए हैं वेक्टर को, फिर सम में ऐड किए हैं सारा वैल्यू, फिर हम देख रहे हैं कि लाइक इफ मैक्सिमम वैल इज लेस देन वी ऑफ आई, तो मैक्सिमम वैल को वी ऑफ आई से अपडेट करो और इंडेक्स को आई से अपडेट करो, ताकि ये इंडेक्स कहाँ पहुंचेगा, उस वाले इंडेक्स पे जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब हम ये बेस केस एक एक्स्ट्रा डाल दिए, नहीं भी डालेगा तो चलेगा। लाइक अगर मैं इस बेस केस को हटा भी देता हूँ तभी तुम्हारा आंसर इसके लिए चलेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे लिमिट रखें। लाइक तुमको क्या चेक करना है एक्चुअली में कि अनहैप्पी पीपल का काउंट रखना है, और वही काउंट को किससे कंपेयर करना है कि इट शुड बी मोर देन द लिमिट। यहाँ पे लिखा है ना कि काउंट ऑफ अनहैप्पी पीपल स्ट्रिक्टली मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एन, तो यही मेरा लिमिट है कि एन, और हम काउंट को इसी से चेक करेंगे कि लिमिट से बड़ा है या नहीं है। फिर यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं कि एल को 0, फिर आर को हम बोले थे इन्फिनिटी ले लो, बस हम इन्फिनिटी ले लिए हैं यहाँ पे, और आंसर को हम इनिशियलाइज किए हैं -1 से। अब ऐसा क्यों, लाइक आंसर को हम -1 से क्यों इनिशियलाइज किए हैं, क्योंकि हम मान के चले हैं कि अभी मेरे को आंसर नहीं मिला है इसलिए -1, क्योंकि यार एट द एंड अगर बाइनरी सर्च मुझे आंसर ला के नहीं देता है तो मुझे आउटपुट तो करना है -1, तो क्यों ना हम इस चीज़ को इनिशियलाइज ही कर लें -1 से। फिर यहाँ पे हम सिंपली बाइनरी सर्च लगाएं, तो लगाओ जैसे अब जैसा ही क्वेश्चन बोल रहा है, ये प्रॉब्लम तुमको जो भी बोल रहा है उसको हम बस अप्लाई किए हैं, बट ये एक्स को हम मिड मान के अप्लाई किए हैं, ये सारा चीज़ बस इतना समझो, ये इतना ही सिंपल था। तो वही हम मिड निकाले हैं और ये मिड को हम एक्स माने हैं, और इस मिड को किसके साथ ऐड करेंगे, जिसका मैक्सिमम वैल्यू था, तो वी ऑफ एंड प्लस इक्वल टू मिड। फिर तुम्हारा वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू क्या होगा एक्चुअली में, एवरेज वैल्यू होगा तुम्हारा सम प्लस मिड डिवाइड बाई 2 इंटू एन, मीन्स डिवाइड बाई एन, फिर उसको भी बोल रहा है हाफ लेके चेक करना 2 इंटू एन। तो इस चीज़ को हम ना करके लाइक फिर इसी चीज़ को तुमको ये जो वैल है इसी चीज़ को कंपेयर करना है किसके साथ, वी ऑफ आई के साथ, कि अगर वी ऑफ आई लेस देन ये वैल्यू है तो तुम एज इट इज़ वो रखो, वरना मीन्स अनहैप्पी काउंट को बढ़ाओ, वरना एज इट इज़ रहने दो। तो हम इस चीज़ को डिवाइड करने से अच्छा ये कर दिए कि वी ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू एन, और देख लिए कि वी ऑफ आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी इंटू एन इज लेस देन वैल। ठीक है, क्योंकि यार लेट मी राइट इट हियर ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आ पाए। हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि इफ़ ए ऑफ आई इज लेस देन टोटल लाइक सम
प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स मिड है, डिवाइड बाई 2 इंटू एन। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखें कि एफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एन इज लेस देन सम प्लस एक्स, सम प्लस एक्स। बस ये दोनों सेम है ना, कि इसको यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ भेज दिए, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ कि इफ़ वी ऑफ आई इंटू 2 इंटू एन इज लेस देन वेल, तो अनहैप्पी काउंट को प्लस प्लस करो, वरना ऐसा नहीं है तो रहने दो। फिर देखो कि अनहैप्पी काउंट अगर ग्रेटर देन लिमिट है तो मतलब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, इस मिड पे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आंसर को हम लिखेंगे मिड, और आर को मिड माइनस 1 से अपडेट कर देंगे, क्योंकि और पीछे जाके चेक करो, क्योंकि मुझे मिनिमम एक्स चाहिए। ये मिड तुम्हारा क्या है, एक्स, तो मुझे और मिनिमम एक्स चाहिए। तो हम आंसर को मिड से अपडेट किए और आर को मिड माइनस 1 अपडेट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एल को मिड प्लस 1 से अपडेट कर देंगे। और साथ ही साथ हम वेक्टर में चेंज किए थे, वहाँ पे अपडेट किए थे वेक्टर में, वी ऑफ इंड प्लस इजिकल टू मिड, तो इसको फिर हमको अपडेट करना पड़ेगा ना, कि उसमें ऐड किया तो फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि मेरा वेक्टर अनचेंज रहे नेक्स्ट क्वेरी के लिए, मीन्स नेक्स्ट अगर हम कोई मिड के लिए चेक कर रहे हैं उसके लिए अनचेंज रहे। तो वही हम किए कि वी ऑफ इंड माइनस इजिकल टू मिड कर दो, और फाइनली तुम्हारा ये आंसर होगा। सो इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ कि लाइक मैं बहुत सारा बाइनरी सर्च पे प्रॉब्लम भी बनाया हूँ, तो बहुत लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि लाइक ये क्वेश्चन देख के ही। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो वहाँ एक नज़र तुम देना बाइनरी सर्च को। तो आई होप आज कॉन्टेस्ट में बहुत लोग इसे बनाए होंगे, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम डी। और ये भी प्रॉब्लम लाइक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यार ये प्रॉब्लम है तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो पे, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था कि तुम्हें इस प्रॉब्लम में लाइक नंबर ऑफ जॉब दिया हुआ है एल से आर के बीच में, कोई शेड्यूल हुआ है जॉब एल से आर के बीच में, तो तुमको बताना है कि लाइक इस रेंज में कितना मैक्सिमम जॉब आ रहा है और कितना मिनिमम जॉब आ रहा है। ये इतना सिंपल है प्रॉब्लम, बट सिंपल तो है, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मुझे भी लाइक थोड़ा टाइम लगा, बट उतना भी कुछ हार्ड नहीं था। तो चलो बताते हैं। सो टू एक्सप्लेन यू दिस प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड टेस्ट केस बिकॉज इट साउंड्स गुड, और इससे मैं काफ़ी अच्छा से समझा भी सकता हूँ। तो आई थिंक सबसे पहले तुम्हें रोबिन ब्रोदर का स्टार्टिंग डेज निकालना है, उसके बाद उसका मदर का, ठीक है। चलो ठीक है। तो ठीक है, ये मैं टेस्ट केस भी लिख ही लिया था। हम्म तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि देयर विल बी एन डेज, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है 7। अब तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई और तुम्हारा मम्मी आ रही है, योर मदर। बट अब तुम चाहते क्या हो कि साथ ही साथ 3 मीटिंग भी, मीन्स ऐसे समझो कि 3 जॉब शेड्यूल हुआ है, कुछ क्या था जॉब ना, आई गेस डिस्टिंक्ट जॉब्स, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट जॉब शेड्यूल हुआ है, जिसमें पहला जॉब का ड्यूरेशन है फर्स्ट डे से लेकर सेकंड डे। दूसरा जॉब का शेड्यूल का ड्यूरेशन है फर्स्ट डे से लेकर थर्ड डे तक। और तुम्हारा तीसरा जॉब है वो 6 डे से लेकर 7 डे तक शेड्यूल हुआ है। अब चैलेंजिंग फैक्टर यहाँ ये है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई भी आने वाला है, तुम्हारा मदर भी आने वाली है। अब वो दोनों डी डेज तक रहेंगे, डी डेज लगातार तक रहेंगे तुम्हारे घर पे, ठीक है। अब तुम्हें कुछ इस प्रकार से अपने भाई को और मदर को बुलाना है सच दैट कि भाई के लिए नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब जो भी शेड्यूल हुआ है वो मैक्सिमाइज हो, और सिमिलरली मदर के लिए नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब जो भी शेड्यूल हुआ वो मिनिमाइज हो। ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक्चुअली में मुझे पता नहीं है कि किस टाइम पे अगर हम भाई को कहाँ बुलाएं जिससे उसे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब शेड्यूल मिले, और सिमिलरली हम मदर को किस स्टार्टिंग डे पे बुलाएं सच डैट कि नंबर ऑफ जॉब डिफरेंट जॉब शेड्यूल जो है मिनिमम हो। ये चीज़ें हमको पता नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे करें, दिस विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी कि इस चीज़ को हम कैसे करें, ठीक है। तो देखो, जब भी तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूअस, ये डी डेज कंटिन्यूअस तुम्हारा भाई आ रहा है, सिमिलरली ये डी डेज कंटिन्यूअस तुम्हारा मदर आ रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे करें, पता लगाए कि उस डी ड्यूरेशन में मेरा नंबर ऑफ जॉब मैक्सिमम हो। इस चीज़ को हम कैसे पता करें। तो जब भी कंटिन्यूअस चीज़ कुछ भी दिखे ना एडे में, इस बात को ध्यान से सुनो कि जब भी तुम्हारे वेक्टर या एडे में कंटिन्यूअस चीज़ कुछ भी दिखे तो वहाँ पे तुम सोचना स्लाइडिंग विंडो। यहाँ पे तुम सोचना स्लाइडिंग विंडो। हाउ स्लाइडिंग विंडो कैसे? स्लाइडिंग विंडो ऐसे
कि एक्चुअली में अगर तुम्हारा भाई डे वन को आता है, मीन्स इफ योर ब्रदर कम फ्रॉम ऑन द स्टार्टिंग डे वन, तो वो कब तक रहेगा, वो मेरा रहेगा 1 से लेकर 2 तक। तो तुम देखो 1 से 2 में कितना जॉब शेड्यूल हुआ, कितना डिस्टिंक्ट जॉब शेड्यूल हुआ है, तो हम देखें यहाँ पे 2। तो ठीक है यार, अभी के लिए हम मानते हैं कि मेरा भाई जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 पे आया जहाँ पे जॉब था उसका 2, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब क्या होगा कि तुम्हारा भाई थोड़ा और आगे बढ़ेगा, योर भाई विल मूव आगे। ठीक है, सॉरी आगे मीन्स फ्रंट में जाएगा, टाइम था यहाँ पे 3 ना, हाँ। तुम्हारा भाई जो है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो, तो 1 से 2 देख लिया, वहाँ पे कितना आया, इंडेक्स 1 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जॉब 2 आया। अब 2 से 3 में से अगर 2 से स्टार्ट करेगा तो 2 से 3 जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब कितना होगा, वहाँ भी 2 होगा। बट तुमको बोल रखा है कि अगर सेम काउंट मिले तो तुम मिनिमम इंडेक्स लेना, तो हम एज इट इज़ 1 ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। और आगे गए, अब इस स्लाइडिंग विंडो को और आगे बढ़ाएं, तो हम ये 3 से 4 पे गए स्लाइडिंग विंडो में, और यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब कितना शेड्यूल है, तो यहाँ पे एक ही जॉब शेड्यूल है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भाई के लिए डिस्टिंक्ट जॉब मैक्सिमम रखना है जो कि 2 था, तो हम 3 4 को क्यों लेंगे। फिर हम और आगे गए 4 5 पे, यहाँ पे 0 है, तो 0 तो एकदम नहीं लेंगे। और आगे गए, यहाँ 5 6 है, यहाँ पे 5 6 में कितना जॉब शेड्यूल है 1, तो ये भी नहीं लेंगे। और आगे गए 6 7 पे कितना जॉब शेड्यूल है 1, तो ये भी नहीं लेंगे। मतलब भाई के लिए मेरा आंसर है इंडेक्स 1 ये। और हम आउटपुट करेंगे भाई का इंडेक्स 1। व्हाट अबाउट मदर, तो देखते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। बस वहाँ भी स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब होना चाहिए उस रेंज में। जैसे कि अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 1 से 2 में कितना जॉब शेड्यूल है, एक्चुअली में यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे मदर के लिए रखेंगे आउटपुट में कि 1 इंडेक्स पे 2 जॉब शेड्यूल था। अब हम आगे गए, आगे कहाँ, इंडेक्स 2 से 3, यहाँ भी देखिए कि 2 जॉब शेड्यूल है। मेरे पास पहले क्या था, इंडेक्स 1 पे 2 जॉब, तो हम इसको लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 जॉब है, वहाँ भी 2 जॉब था, बट मुझे मिनिमम इंडेक्स को लेना है, तो हम एज इट इज़ 1 रखेंगे। और आगे गए 3 से 4, अब यहाँ देखें कि 3 से 4 में मेरा मात्र एक जॉब शेड्यूल है, तो इस चीज़ को हम मुझे अपडेट करना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम अपडेट करेंगे कि इंडेक्स 3 लो, और वहाँ पे मेरा नंबर ऑफ जॉब एक ही है। अब हम और आगे गए 4 5 में, और यहाँ देखें कि मात्र 0 जॉब है वहाँ पे, तो इसको और अपडेट करके यहाँ पे 4 रखेंगे, और यहाँ में नंबर ऑफ जॉब 0 हो जाएगा। ठीक है, और आगे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला एक जॉब, तो इस एक जॉब को तो नहीं ले सकते क्योंकि मुझे मिनिमम जॉब 0 मिल चुका है। और आगे गए, और आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जॉब मिला, और ये भी नहीं ले सकते, तो मतलब मेरा आंसर होगा 4। तो मतलब भाई के लिए तुम्हारा इंडेक्स रिटर्न करोगे 1, और मदर के लिए स्टार्टिंग डेज रिटर्न करोगे 4। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा 1,4, आई गेस यही था ना, फॉर द टेस्ट केस 3 या 1,4। बट भैया ये तो मुझे भी पता था कि मैं स्लाइडिंग विंडो करूँगा, ये चेक करूँगा, बट इस चीज़ को ऑप्टिमली कैसे करूँ, इस चीज़ को पता कैसे करूँ कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब इन दिस रेंज विल बी मिनिमम, ये चीज़ पता कैसे चलेगा मुझे, बोलो। तो इस चीज़ के लिए अब तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या यूज़ करें, क्या हम इस चीज़ को कैसे करें ऑप्टिमली, किस चीज़ से करें। तो मुझे कॉन्टेस्ट के टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सेट रख लें। अच्छा, सेट सेट से क्या हो जाएगा, हम सेट में रखेंगे कि ये जो स्लाइडिंग विंडो है इस टाइम कौन कौन सा जॉब इस सेट में है, और सेट का साइज बताएगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब इन दिस रेंज फ्रॉम 1 to 2, मीन्स इस स्लाइडिंग विंडो में जॉब कौन कौन सा जॉब एक्चुअली में है, डिस्टिंक्ट जॉब। तो हम क्या किए, सबसे पहले लेट मी राइट इट हियर, सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया हूँ। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम स्लाइडिंग विंडो लगाए, और सबसे पहले डे 2 था, तो 2 दिन के लिए हम, हाँ एक और चीज़ कि सबसे पहले हम नंबरिंग कर दिए जॉब का। फॉर एग्जांपल ये जॉब 1 है तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1, ये जो तुम्हारा पहला जॉब है इसका नंबरिंग हो जाएगा 1। फिर ये जो तुम्हारा 1 से 3 दूसरा जॉब है इसका नंबरिंग हो जाएगा 2। ठीक है, नंबरिंग 2। और ये जो तुम्हारा तीसरा जॉब है उसका नंबरिंग हम कर देंगे 3। ठीक है, बढ़िया। अब हम क्या रखें कि एक हम वेक्टर मीन्स एडजेसेंसी वेक्टर बना लिए। एडजेसेंसी वेक्टर क्यों, एडजेसेंसी वेक्टर इसलिए कि एक मेरा इन टाइम एडजेसेंसी वेक्टर होगा, इन टाइम एडजेसेंसी वेक्टर होगा, और एक मेरा आउट टाइम एडजेसेंसी वेक्टर होगा। क्यों भैया, ये क्यों, इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये बताएगा कि फर्स्ट डे में कौन कौन सा जॉब स्टार्ट हुआ। तो
फर्स्ट डे में कौन कौन सा जॉब स्टार्ट हुआ था, जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2। तो इससे हम एडजेसेंसी वेक्टर इन टाइम में रख लेंगे कि फर्स्ट डे में मेरा जॉब नंबर 1 स्टार्ट हुआ था और जॉब नंबर 2 स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सिमिलरली सेकंड डे पे कोई सा नहीं। सिमिलरली थर्ड डे पे भी कोई नहीं स्टार्ट हुआ। फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, हाँ सिक्स्थ पे स्टार्ट हुआ कौन सा, 3। ठीक है, तो हम ऐसा पहले से रख लिए थे। एक हम आउट टाइम एडजेसेंसी वेक्टर बना लिए थे जो रखेगा कि कौन कौन सा जॉब खत्म हुआ वो ith डे पे। फॉर एग्जांपल डे 1 में कौन कौन सा जॉब खत्म हुआ, कोई सा भी नहीं। डे 2 में कौन कौन सा जॉब खत्म हुआ, तो डे 2 में मेरा खत्म हुआ जॉब नंबर 1 खत्म। ठीक है। सिमिलरली डे 3 में कौन सा जॉब खत्म हुआ, तो जॉब नंबर 2 खत्म हुआ तुम्हारा डे 3 में। सिमिलरली तुम्हारा डे 4 में कोई खत्म हुआ नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में, हाँ 7 में एक जॉब खत्म हुआ जो था जॉब नंबर 3। तो यहाँ से लाइक 7 में तुम्हारा यहाँ तो कोई इन टाइम था नहीं तो खाली रखेंगे। ठीक है। तो हम दो एडजेसेंसी वेक्टर बना लिए, इन टाइम आउट टाइम। ये इन टाइम बता रहा है कि ith डे में कौन कौन सा जॉब इन किया, और आउट टाइम बता रहा है कि ith डे में कौन कौन सा जॉब खत्म हुआ, आउट हुआ। ठीक है। अब हम स्लाइडिंग विंडो, सिंपली स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। स्लाइडिंग विंडो कैसे, कि हम सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो 2 दिन का चुने, दैट इज 1 से 2, और एक हम सेट रखें। सेट हम क्योंकि 1 से 2 इटरेट करेंगे और देखेंगे इन टाइम, इस बात को ध्यान से सुनो कि हम सेट में 1 से 2 इटरेट करेंगे और देखेंगे कि इन टाइम वाले जॉब जितना भी है 1 से 2 में, उसे तुम सेट में पुशबैक कर दो। क्यों भैया, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम 1 से 2 में, लाइक तुम्हारा अगर ब्रदर 1 से 2 में विजिट कर रहा है, मीन्स डे 1 स्टार्टिंग डे अगर 1 पे विजिट कर रहा है, तो उसे ये चीज रखना पड़ेगा ना कि लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब कितना शेड्यूल हुआ, मीन्स उस रेंज में, ये स्लाइडिंग विंडो के रेंज में मैक्सिमम जॉब कितना शेड्यूल हुआ, इस चीज का आइडिया तुम्हें रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम सेट लिए हैं जिसमें स्टार्ट इन टाइम में जो जो जॉब आ रहा होगा इस रेंज में 1 से 2 में, उन सभी को इस सेट में रख लेंगे। तो हम गए 1 के पास, 1 में देखे कि कोई जॉब आया था, तो ये बोला हाँ 1 नंबर जॉब और सेकंड नंबर जॉब एक्चुअली में आया था, तो दोनों को हम रखे। फिर हम डे नंबर 2 में गए, वो बोला कुछ नहीं आया था, तो ठीक है अभी के लिए 1 और 2 में मात्र 2 जॉब आया। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इससे पहले तक का जॉब कोई निकला होगा तो उसको हम सेट से निकाल देंगे, बट यहाँ तो कोई है नहीं क्योंकि 1 से पहले कुछ आता ही नहीं है। तो मतलब हमको दिखा कि पहला जो स्लाइडिंग विंडो मेरा 1 से 2 बन रहा था, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब मेरा 2 था। बोलो ठीक है। अब हम इस स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाएं, एक इस स्लाइडिंग विंडो को हम एक आगे बढ़ाएंगे। तो एक आगे बढ़ाना मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना। अब क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो अब ये देखेंगे कि ये तीसरा दिन कौन कौन सा जॉब इंक्लूड हुआ है, मीन्स कौन कौन सा जॉब में इन टाइम में तीसरा दिन पे आया है। क्योंकि क्या पता कि कोई जॉब यहाँ से स्टार्ट हो जाता, तो इसको तो अपडेट करना पड़ता ना इन टाइम में, तो यहाँ पे अपडेट वो हो चुका होता कि कोई फिफ्थ जॉब या फोर्थ जॉब आया है जो थर्ड डे से स्टार्ट हो रहा है, जिसका इन टाइम थर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे जब नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो के पास गए जो कि इंडेक्स 3 पे था, तो हम 3 पे आप डायरेक्ट पूछें कि लाइक कि 3 पे कोई जॉब इन टाइम में मीन्स इन किया है क्या, तो वो बोला नहीं है, तो मतलब सेट में हम कुछ अपडेट नहीं करेंगे। और सिमिलरली हम इस चीज़ को अब हटा दिए क्योंकि मेरा स्लाइडिंग विंडो 2 से लेकर 3 तक बन रहा था, तो मतलब 1 को हटा चुके हैं। तो हम आउट टाइम में 1 से पूछेंगे कि कोई जॉब निकल चुका है क्या उस टाइम तक, मतलब उस टाइम तक अगर निकल चुका होगा तो उसको हम सेट से हटाएंगे भी ना, क्योंकि हम वो सेट में तो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि मेरा पिछला स्लाइडिंग विंडो 1 से 2 था, और कोई 1 पे ही एंड हुआ होगा, तो अब मेरा नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो है 2 से 3, तो 1 वाले को हटाना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ का पहले से डाटा सेट में होगा, और उस चीज़ को हटाने के लिए हम पूछेंगे कि 1 में आउट टाइम किसका किसका था, उसको सेट से हटा दो। बट यहाँ पे हम जब गए नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो 2, 3 पे और पूछे कि 3 पे किसी का इन टाइम है, तो देखें 3 पे किसी का इन टाइम नहीं, तो सेट में नो चेंज रहेगा। और 1 में देखें कि 1 में किसी का आउट टाइम है, कोई नहीं था, तो सेट स्टिल विल बी अनचेंज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे सेट का साइज है 2, तो मतलब ये स्लाइडिंग विंडो मीन्स 2 से 3 का रेंज में भी नंबर ऑफ डेज में 2 ही जॉब होगा, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट जॉब 2 ही होगा। समझ रहा है इससे क्या क्या आइडिया लग रहा है तुम्हारा, कि तुम एक्चुअली में स्लाइडिंग विंडो कर रहे हो और सेट साथ में लेके चल रहे हो, और सेट का साइज बता रहा है कि कितना डिस्टिंक्ट जॉब उस स्लाइडिंग विंडो के रेंज में है, क्योंकि तुमको वही चाहिए ना कि उस रेंज में मेरा मैक्सिमम जॉब कितना है, वही चाहिए ना, उससे तुम्हारा आंसर निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो के पास गए। नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो होगा तुम्हारा 2 से 3 हो गया, 3 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे देखो मजा आएगा, 3 से लेकर 4 तक। तो हम क्योंकि अब 4 से पूछेंगे,
क्योंकि हम 3 वाला पिछली बार ले चुके थे, तो 4 से पूछेंगे कि 4 में कोई इन टाइम में नया जॉब आया, नहीं आया, तो कुछ अपडेट नहीं करेंगे सेट में। बट अब हम 2 को भी पीछे छोड़ रहे हैं, तो 2 का आउट टाइम देखेंगे कि कोई जॉब पहले निकल चुका है क्या। तो 2 का आउट टाइम में पूछें कि कोई जॉब पहले इस टाइम में निकला है, मीन्स 2 पे निकला है कोई जॉब, तो 2 पे दिखा है कि जॉब नंबर 1 निकल चुका है, तो जॉब नंबर 1 क्योंकि 2 पे निकल चुका है तो इसे सेट से निकालो। अब ये सेट से निकलेगा तो तुम्हारी सेट में मात्र 2 रहेगा, जो कि जॉब नंबर 2 प्रेजेंट है, और सेट का साइज बन जाएगा 1। तो मतलब यहाँ से पता चला कि 3 से 4 रेंज में, मीन्स डे नंबर 3 टू डे नंबर 4 में मात्र एक जॉब शेड्यूल हुआ है। अब समझिए हम एक्चुअली में क्या किया कि हमको इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले दिमाग लगा कि हमको स्लाइडिंग विंडो लगाना है। क्यों स्लाइडिंग विंडो लगाना है? क्योंकि तुम्हारा वो जो क्वेश्चन में दे रखा था कि ब्रदर आएगा और मदर आएगा, वो हम चाहते हैं कि ब्रदर के लिए मैक्सिमम डिस्टिंक्ट जॉब हो, मदर के लिए मिनिमम डिस्टिंक्ट जॉब हो। तो मतलब इस रेंज के लिए हमको हर बार डिस्टिंक्ट जॉब निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे उस रेंज के लिए निकालना पड़ेगा, तो उस रेंज का डाटा कहाँ रखेंगे, वो कहाँ से मिलेगा? तो स्लाइडिंग विंडो लगा लगा के चेक करेंगे, क्योंकि हम एन स्क्वायर लूप में कर नहीं सकते, वो टीएल ही देगा। तो मुझे वहाँ यहाँ से आइडिया लगा कि मुझे ये चीज़ स्लाइडिंग विंडो कर करके लगाना है, और मैं इस चीज़ का आइडिया रखूँगा इन टाइम और आउट टाइम का, कि कौन सा जॉब इन टाइम किया है आईएथ डे में और कौन सा जॉब आउट टाइम किया है आईएथ डे में, ताकि मुझे ये भी आइडिया लगते रहे कि हम नया डे में जब जैसे ही ये स्लाइडिंग विंडो नया डे में इंटर कर रहा है, तो जो जो नया नया जॉब होगा उसे हम सेट में इंटर करेंगे, और जो जो हम जिस डे को छोड़ के आए हैं उस जॉब में, उस डे में जो जो जॉब एग्जिट किया है उसे हम इस सेट से निकाल देंगे। ठीक है, बस इतना सिंपल लॉजिक था। और हर डे के लिए हम सेट का साइज देखेंगे, ताकि वो सेट का साइज क्या बताएगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब इन द रेंज ऑफ दिस स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, अब जैसे ही मुझे मैक्सिमम जॉब मिलेगा तो उससे अपडेट कर देंगे अपना ब्रदर का नंबर ऑफ जॉब, और वही मिनिमम रहा तो मदर वाला जो भी नंबर ऑफ जॉब होगा उससे हम अपडेट कर देंगे। बस इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम। सो लेट मी शो यू माई कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको ये समझ में आ गया है तो तुम खुद से ट्राई करना है इसे इम्प्लीमेंट करने का, बिकॉज मैं जनरली तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्ट जाओ और कोड देख लो, बिकॉज उससे तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा घटेगा। बट यही चीज़ को अगर तुम समझ लिए हो और तुम खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी 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 मदद देगा। तो अगर तुम्हें समझ में आया है तो खुद से इम्प्लीमेंट करना, और अगर नहीं आया है तो तुम तब मेरा जाके कोड देखना कि मैंने क्या किया है। तो एक बार मैं कोड दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा कोड, डेट इज़ एन डी के में लिया हूँ तीन वेरिएबल, और ये एडजेसेंसी वेक्टर बनाया हूँ इन टाइम और आउट टाइम का। ये इन टाइम आउट टाइम क्या बता रहा है कि आईएथ डे में कौन कौन सा जॉब स्टार्ट हुआ है, और आउट टाइम बताएगा कि आईएथ डे पे कौन कौन सा जॉब एग्जिट हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या हो कि इन टाइम ऑफ एल डॉट पुशबैक आई, ये हम लूप चलाएं 1 से लेकर के तक, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब तुम्हारा शेड्यूल हुआ है वो के ही हुआ है, तो 1 से लेकर के तक हम लूप चलाए हैं। और इन टाइम ऑफ एल में पुशबैक किए हैं आई, और आउट टाइम ऑफ आर में पुशबैक किए हैं आई, क्योंकि ये आईएथ जॉब इन टाइम एल में इंटर किया है और आउट टाइम आर में एग्जिट किया है। फिर ये तुम्हारा सेट है, जो सेट का साइज क्या बताएगा कि स्लाइडिंग विंडो के रेंज में कितना जॉब शेड्यूल हुआ है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो तुम्हारा कहाँ तक बनेगा, 1 से लेकर डी तक, क्योंकि तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो 1 से डी तक बन रहा है, तो सारा इन टाइम वाला जॉब होगा उन सभी को सेट में हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, 1 से डी के रेंज में जितना भी इंटर किया होगा उन सभी को हम सेट में इंसर्ट कर देंगे। अब मेरा जो साइज है ये एक्चुअली में बताएगा कि क्या है एक्चुअली में नंबर ऑफ जॉब उस पहला जो स्लाइडिंग विंडो बना है 1 से लेकर डी डे तक के बीच में, उसमें जो सेट का साइज होगा वो बताएगा कि इतना जॉब अभी शेड्यूल हो चुका है, ये फर्स्ट स्लाइडिंग विंडो में। अब हम 2 वेरिएबल बनाए हैं, डेट इज मदर जॉब काउंट, एक है ब्रदर जॉब काउंट। अब क्योंकि तुम्हारा इस चीज़ को इनिशलाइज किए हैं इस पेयर को कि मेरा इंडेक्स 1 पे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब साइज शेड्यूल हुआ है, सिमिलरली ब्रदर के लिए भी इंडेक्स 1 पे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉब साइज शेड्यूल हुआ है। अब हम स्लाइडिंग विंडो को इटरेट किए हैं d+1 से लेस देन इक्वल टू n तक। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे 1 से 2 तुम्हारा हो रहा था ना, 1 से 2 डे था तुम्हारा 2, तो 1 से 2, तो अब तुम लूप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ 3 से, तो यही 3 से हम लूप स्टार्ट किए हैं, और हम पीछे वाला ये इरेज करेंगे, और यहाँ में जो जो जॉब एक्चुअली में इन टाइम हो रहा होगा जिस जिस जॉब का, उसे हम इंसर्ट करेंगे इस सेट में। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं कि d+1 से इटरेट करके n तक जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि सबसे पहले कि आउट टाइम ऑफ i-d, जैसे यहाँ पे हम
डी नंबर 3 में इंसर्ट किए तो 3 माइनस 2 तुम्हारा 1 आता है। तो 1 मतलब यहाँ पे जो जो आउट टाइम हुआ होगा उसको तुम सेट से इरेज कर दो, क्योंकि मेरा ये नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो है 2 से लेकर 3 तक के बीच में। तो आउट टाइम ऑफ आई एम एन एस डी में जो जो भी जॉब होगा उन सभी को इरेज कर दो, और ये करंट डे में जो जो जॉब इन टाइम हुआ होगा, जो स्टार्ट हुआ होगा, उसे सेट में इंसर्ट कर दो। तो ये दोनों लूप में इसलिए चलाया हूँ। अब ये सेट का साइज एक्चुअली में करंट विंडो का डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जॉब जितना भी होगा वो रखेगा ये साइज, ठीक है। अब हम अपडेट कर रहे हैं ये दोनों पेड़ को कि अगर इफ साइज इज लेस देन मदर जॉब काउंट डॉट फर्स्ट, देन अपडेट कर दो कि मदर जॉब काउंट डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू साइज। और उसका इंडेक्स भी तुम्हें साथ में अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें फाइनली रिटर्न करना है इंडेक्स। सिमिलरली ब्रदर के लिए भी देख लो कि लाइक इफ साइज इज ग्रेटर देन ब्रदर जॉब काउंट डॉट फर्स्ट, तो तुम्हें उसे अपडेट करना है कि ब्रदर जॉब काउंट डॉट फर्स्ट इजिकल टू साइज, और साथ ही साथ तुम्हें उसका इंडेक्स भी अपडेट करना है। और फाइनली तुम्हें क्या रिटर्न करना है, मीन्स आउटपुट करना है नथिंग बट जिस जो तुम्हारा इंडेक्स होगा ब्रदर के लिए एंड मदर के लिए वो। तो बस यही तुम्हारा लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो इस प्रॉब्लम से हम क्या सीखें कि जब भी तुम्हें कंटिन्यूस रेंज में कुछ भी पूछे तो वहाँ पे तुम एक नज़र सोचना स्लाइडिंग विंडो, कि हम पहले पहला विंडो के लिए देखेंगे, फिर नेक्स्ट विंडो के लिए देखेंगे, नेक्स्ट विंडो के लिए देखेंगे, और साथ ही साथ तुम ये चीज़ ऑप्टिमाइज तरीका से देखना। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या था कि ये इन टाइम और आउट टाइम रखें साथ में और एक सेट रखें, ये था तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। And if you find this video helpful, then yeah, please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. And if you have any doubt, then you can ask in a comment section. I will surely reply you, and मैं ये कोड भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा so that you can access it easily. Okay, so now let move to the next problem, that is problem E. ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ये चीज़ लाइक ये प्रॉब्लम तुम्हें एक नया चीज़ सिखाएगा। अगर तुम इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं किए हो तो आज से इस टाइप का अगर प्रॉब्लम मिलता है तो तुम उसे ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू है पूरा ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम लाइक बेस्ट था आज का कॉन्टेस्ट का, और आगे तो मैं देखा नहीं हूँ, वो भी देखूंगा प्रॉब्लम आगे चल के, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, सो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं लास्ट टेस्ट केस लूँगा, और वो मुझे बेस्ट टेस्ट केस लगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो चलो लेता हूँ लास्ट टेस्ट केस। या तो ये मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया हूँ, और साथ ही साथ मुझे वेट भी लिखना पड़ेगा। तो आई गेस वेट क्या क्या था, यहाँ पे तुम्हारा 2 था, और यहाँ पे तुम्हारा 12 था, ये भी 12, और ये भी 8, यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि तुम एक्चुअली में फर्स्ट इंडेक्स पे हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड 7 इंडेक्स पे है, मीन्स सॉरी 7 नोड पे है, और तुम फर्स्ट नोड पे हो, और ये एक ग्राफ है, ठीक है। तुम्हें और तुम्हारा फ्रेंड को एक्चुअली में मिलना है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ मिलना चाहते हो। क्या तुम उसके पास चले जाओ मिलने के लिए, यहाँ से डायरेक्टली तुम nth नोड पे चले जाओ, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तुम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आओ और फ्रेंड को तुम यहाँ बुला लो, ठीक है। तो फाइनली तुम्हें बताना है कि लाइक तुम मिनिमम कितने टाइम में मिलोगे आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो लाइक इस प्रॉब्लम के लिए लाइक तुम्हारा लास्ट टेस्ट केस है, उसके लिए आंसर है 12। हाउ? और एक और चीज यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि किसी किसी नोड पे हॉर्स रखा हुआ है, ठीक है, एच। जैसे ही तुम हॉर्स वाली नोड पे जाते हो तो वहां से तुम कहीं भी जा सकते हो विथ इन बाय द डिस्टेंस ऑफ d/2। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नोड 3 पे अगर पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 है, 7 से तुम नोड 3 पे पहुंच गए, यहाँ पे टाइम लगा तुम्हें 4 सेकंड पहुंचने में, या 4 यूनिट जो भी है। अब क्योंकि तुम 3 नोड पे हो और 3 नोड पे हॉर्स है, अब तुम ये 3 नोड से तुम 6 नोड मात्र 2 सेकंड में पहुंच जाओगे, 2 यूनिट ऑफ टाइम में पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम 4 है, बट तुम इसे 2 मिनट या 2 यूनिट में इसलिए पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अब हॉर्स आ गया। अब क्योंकि तुम्हारे पास हॉर्स आ गया और यहाँ से तुम 6 पे पहुंचे 2 यूनिट टाइम में, अब तुम यहाँ 6 से 2 के पास 6 यूनिट टाइम में पहुंच जाओगे, 6 यूनिट टाइम में पहुंच जाओगे। कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास हॉर्स था जो तुम थर्ड नोड से ला चुके थे 6 पे, अब 6 से तुम यहाँ 2 पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। तो यही एक एडिशनल चीज इस प्रॉब्लम में दे रखा है जो इस प्रॉब्लम को अच्छा प्रॉब्लम बनाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रॉब्लम। अगर तुम्हें सिंपली ये हॉर्स वाला चीज नहीं होता तो ये तो सिंपल डायस्ट्रा से बन जाता है, बट यहाँ पे एक एक्चुअली एक्स्ट्रा चीज हॉर्स डाल दिया है, ठीक है, जो कि इस प्रॉब्लम को काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है, काफी।
और मेरे दिमाग में ये चलता है कि लाइक प्रॉब्लम सेटर कैसे सोचते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम की, अगर मैं इसमें ये हॉर्स डाल दूंगा तो कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा, समझ रहे हो। तो अब बात आती है कि इस चीज़ को आप कैसे करें। तो फॉर दिस टेस्ट केस द आंसर इज 12। हाउ 12? 12 इस प्रकार कि जो तुम्हारा फर्स्ट प्लेयर है वो 2 पे जाएगा, तो उसे 2 पे जाने पे नोड नंबर 2 पे जाने में 12 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और सिमिलरली तुम्हारा जो सेवेंथ नोड पे जो तुम्हारा फ्रेंड होगा वो भी 2 नोड पे आएगा और उसे कितना टाइम लगेगा, उसे भी सेम 12 यूनिट टाइम लगेगा। तुम बोलेगा भैया बट यहाँ तो ज़्यादा लग रहा है। नहीं यार देखो, ये ऐसे जाएगा तो 16 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पे 12 सेकेंड। बट वो ऐसा क्यों जाएगा, वो पहले जाएगा हॉर्स के पास, डेट इज एट नोड 3, उसे टाइम लगेगा यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ टाइम। फिर अब क्योंकि हॉर्स मिल गया तो अब यहाँ से वो 2 यूनिट टाइम में 6 पे जाएगा और यहाँ से 6 यूनिट टाइम में 2 पे जाएगा। तो 4 + 6 + 2 12 हो जाता है। तो मतलब जो तुम्हारा एन नोड फ्रेंड होगा वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 12 यूनिट टाइम में आ रहा है। और तुम्हें फाइनली रिटर्न क्या करना है कि तुम यहाँ पे जिस टाइम में पहुंचे और तुम्हारा फ्रेंड जिस टाइम में पहुंचा उन दोनों का मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ फ्रेंड 14 यूनिट ऑफ टाइम में पहुंचता तो हम आउटपुट करते 14, क्योंकि तुम्हें ओवरऑल टाइम कितने में मिले, दोनों का मैक्सिमम में ही ना मिले हो, इसलिए तुम आउटपुट करोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम टेकन बाय मी टू रीच एट द गिवन नोड, कोमा टाइम टेकन बाय माय फ्रेंड टू रीच एट गिवन नोड, इन दोनों का मैक्सिमम। बट भैया हम ये निकालेंगे कैसे, लाइक नॉर्मल अगर हम डाइस्ट्रा लगाने चले, ठीक है, तो अगर हम डाइस्ट्रा यहाँ से लगाते हैं, तुमको पता होगा ना डिस्ट्रा एल्गोरिथम, तो अगर हम सेवन्थ नोड से डिस्ट्रा लगाने चले तो वो क्या करता है एक्चुअली में कि देखता है कि जो भी मिनिमम पाथ है वहां से तुम हमें सारा पाथ ट्रैवर्स करो। तो ये एक्चुअली में क्या करेगा कि ये पहले जाएगा तुम्हारा नोड नंबर 6 के पास यूजिंग 4 यूनिट ऑफ टाइम। सिमिलरली ये नोड नंबर 3 के पास जाएगा यूनिट यूजिंग 4 यूनिट ऑफ टाइम। डायस्ट्रा में इसी करते हैं ना, प्रायोरिटी क्यों लेते हैं, जो तुम्हारा मिनिमम टाइम रहता है उसे पहले निकालते हैं, फिर उस मिनिमम टाइम से बाकी जो एडजेसेंट नोड होता है उसे ट्रैवर्स करके उसे भी मिनिमम से अपडेट करते हैं। ये चीज़ होता है तुम्हारा डायस्ट्रा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि अगर हम सेवन्थ नोड से डायस्ट्रा लगाएंगे तो तुम्हें एक्चुअली में क्या मिलेगा कि तुम पहले जाओगे नोड नंबर 3 पे यूजिंग 4 यूनिट ऑफ टाइम। सिमिलरली तुम नोड नंबर 6 पे जाओगे यूजिंग 4 यूनिट ऑफ टाइम। अब तुम देखो 3 से तुम 6 पे जाओगे यूजिंग दिस सोर्स, तो तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगेगा, तुम 4 यूनिट ऑफ टाइम से 3 पे आए थे और 3 से फर्दर 6 पे जा रहे हो तो तुम्हारा टाइम लग गया अब 4 + 2, क्योंकि इस बार तुम्हारा 4/2 ही टाइम लगेगा। तो 6 पे अब 6 यूनिट टाइम पे पहुंच रहे हो, बट उससे पहले ही विथआउट हॉर्स तुम यहाँ 4 यूनिट ऑफ टाइम में पहुंच चुके हो। तो मतलब 6 नोड पे पहुंचने के लिए तुम हॉर्स यूज नहीं करोगे और तुम्हारा 6 के लिए मिनिमम आंसर 4 ही रहेगा। बट यहाँ पे अब देखो ये दिक्कत हो जाएगा, अब क्योंकि हम हॉर्स नहीं लिए हैं, सिंपली वही पाथ फॉलो कर रहे हैं विथआउट हॉर्स, तो अब यहाँ से अब नोड नंबर 2 पे जाएंगे तो तुम्हारा 4 + 12 16 हो जाएगा, जो कि ये रोंग है। हम नोड नंबर 2 में मिनिमम 12 यूनिट ऑफ टाइम में पहुंच सकते थे अगर हम यहाँ हॉर्स का यूज करते तो इस चीज़ को हम सिंपली डायस्ट्रा से नहीं कर सकते। तो फिर हम भैया कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन मुझे लगा कि क्यों ना एक और हम ग्राफ बना ले। इस बात को ध्यान से सुनना कि क्यों ना हम एक और ग्राफ बना ले। एक और ग्राफ क्यों भैया, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि जितना भी हॉर्स वाला नोड है उससे बाकियों नोड को हम ट्रैवर्स कर सकेंगे। नहीं समझे। सो लेट मी मेक वन ग्राफ ऑफ हॉर्स, सॉरी वन अनदर ग्राफ ऑफ सेम टाइप। तो लेट मी मेक इट हेयर, बट हम इस बार ग्राफ बनाएंगे तो उसका नोड नंबरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे कि 1 के लिए उस ग्राफ लाइक वो एक मिरर ग्राफ होगा तुम्हारा। जैसे नोड 1 का मिरर क्या होता है n+1, ऐसा समझो कि हम उसका नोड 1 को मैपिंग कर देंगे n+1 नोड से और नोड 2 को मैपिंग कर देंगे n+2 नोड से। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है तुम्हारा 7, तो 7 + 1 8, यहाँ 7 + 2 तुम्हारा हो जाएगा 9। तो इस तरह हम एक नया ग्राफ बनाते हैं। सो लेट मी मेक द न्यू ग्राफ। तो हम एक्चुअली में क्या किए हैं, एक क्लोन ग्राफ बनाए हैं, मीन्स ये जो तुम्हारा इनिशियल ग्राफ था इसी का एक क्लोन ग्राफ बनाया है जिसमें हर एक नोड का हम मैपिंग कर दिए हैं n+i नोड से। फॉर एग्जांपल यहाँ नोड नंबर 1 मैप हो जाएगा तुम्हारा n+1 नोड से। तो n क्या है 7, वेयर n इज द नंबर ऑफ टोटल नोड, तो 7 + 1 8 हो जाता है। तो इसका मैपिंग इससे हो जाएगा कि दोनों चीज सेम बता रहा है। तो तुम देखेगा कि लाइक
सारा हम मैपिंग जब कर दिए, फॉर एग्जांपल अगर 3 का मैपिंग देखें तो 3 प्लस 7 तो बना होता है 10, तो इसका मैपिंग इसके साथ हो रहा है और दोनों के जगह दोनों के पास होर्स है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? और एक और चीज, ये जो हम सेकंड ग्राफ बनाए हैं उसमें हम टाइम का यूनिट मीन्स ये जो डिस्टेंस दिया था दो वर्टेक्स के बीच में, समझा, तो उसका वैल्यू हम लिए डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइड बाई 2 6 होता है, तो यहाँ पे हम अपडेट किए हैं वैल्यू को 6 से। सिमिलरली यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 2 होता है, तो इसको हम अपडेट किए हैं 2 से। तो इस चीज से हमको क्या फायदा मिलेगा, मीन्स ये जो हम बना है इस चीज से हमको क्या फायदा मिलेगा? इस चीज से यही फायदा मिलेगा कि हम पिछले बार क्या देखे थे, मीन्स अभी इससे पहले क्या देखे थे, कि जब हम 7 नोड से एक्चुअली में 12 नोड पे जाना था, सॉरी 2 नोड पे जाना था, तो ये एक्चुअली में होर्स का यूज नहीं कर रहा था, नॉर्मल डायस्टार लगा रहे थे, जो मेरे लिए एक फायदा नहीं दे रहा था। बट हमको एक्चुअली में होर्स का यूज करके वहां पे पहुंचना है, क्योंकि वो एक मिनिमम कॉस्ट में मुझे पहुंचा रहा है। तो इस चीज को करने के लिए एक हम क्लोन ग्राफ बनाए हैं, और हम क्या किए हैं कि जिस जिस नोड पे होर्स होगा वहां से एक डायरेक्टेड एज बनाएंगे अपने क्लोन ग्राफ में, एक डायरेक्टेड एज, और वहां उसका कॉस्ट रखेंगे 0, कि तुम यहां से दूसरे वाली ट्री में मीन्स सॉरी दूसरे वाले ग्राफ में पहुंच रहे हो, और इसका जो मैपिंग नोड होगा, फॉर एग्जांपल 3 का मैपिंग नोड क्या था, 3 प्लस एन, एन क्या है 7, 3 प्लस 7 10, तो 3 का जो मैपिंग नोड होगा उसके साथ हम एक डायरेक्टेड एज बनाएंगे जिसका कॉस्ट होगा 0, कि तुम 3 से डायरेक्टली ये सेकंड ग्राफ पे पहुंच रहे हो। अब यहाँ से तुम 9 पे पहुंच सकते हो, 9 पे मतलब यहाँ से तुम 2 पे पहुंच सकते हो, क्योंकि ये 2, ये जो 9 है, ये 9 ये एक्चुअली में नोड 2 है, और यहाँ से तुम्हें कितना कॉस्ट लगेगा 2 पे पहुंचने के लिए, तो तुम 7 से 3 में गए तो 4 कॉस्ट में, अब 4 से तुम 10 पे गए तो 0 कॉस्ट में, तो मतलब 4 से तुम 10 पे गए स्टिल 4 कॉस्ट में। अब यहाँ 10 से तुम एक्चुअली 9 पे जा रहे हो कितने कॉस्ट में, तो 4 प्लस 2 प्लस 6 12 कॉस्ट में, और ये 9 क्या बता रहा है, ये नोड नंबर 2 ही बता रहा है। तो अच्छा भैया, तो हमसे पूछेगा कि लाइक ये नोड नंबर 2 पे मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा, तो नोड नंबर 2 पे मिनिमम तुम्हारा एक तरीका तो होगा ये यहाँ से यहाँ लेके आके तुम्हें पहुंचा देगा, दूसरा तरीका होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो इसका कॉस्ट होगा तुम्हारा 12। एक था कि नॉर्मली ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था जिसका कॉस्ट है 16, और दूसरा तरीका था कि यहाँ से यहाँ जा रहा है नोड नंबर 3 पे, फिर 3 से तुम्हारा 10 पे, 10 पे 10 से 13, 13 से 12, जिसका कॉस्ट हमको 13 से 9, जिसका कॉस्ट हमें लग रहा है टोटल 12। तो अब हम देखेंगे कि लाइक 7 से मिनिमम कॉस्ट 2 पे आने में कितना, लाइक मिनिमम कॉस्ट कितना लग रहा है, तो एक तो है 16, और एक है कि कॉस्ट ऑफ 9, दिस नोड कॉस्ट ऑफ 9 जिसका वैल्यू है 12, इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे। इस बात को ध्यान से समझो कि लाइक हम क्या किए एक्चुअली में, हम इस चीज को करने के लिए हम एक क्लोन ग्राफ बनाए। उससे क्या फायदा होगा, उससे यही फायदा होगा कि जब भी हमको होर्स मिलेगा तो हम सिंपली सेकंड वाले ग्राफ में पहुंच जाएंगे, कितने कॉस्ट में, 0 कॉस्ट में। अब क्योंकि सेकंड वाले ग्राफ में हम सारा वेट, ये सारा वेट सबको हम अपडेट किए हैं डिवाइड बाई 2 से, फॉर एग्जांपल ये 12 डिवाइड बाई 2 6 है, इन सभी से सारा वेट को अपडेट कर दिए हैं। अच्छा इससे क्या होगा, क्योंकि यार इससे ये हो फायदा होगा कि तुम यहाँ से मीन्स इस ग्राफ पे तुम कब आए होगे, तुम खुद बताओ इस ग्राफ पे कब आए होगे, तुम तो पिछले वाले ग्राफ से आए होगे, पिछले वाले ग्राफ से आए तो कैसे, मीन्स जिस नोड पे होर्स था वहां से लेकर तुम इस ग्राफ पे आए हो कितने कॉस्ट में, 0 कॉस्ट में। अब यहाँ से तुम कहीं भी जाओगे कितना कॉस्ट लगेगा, डिवाइड बाई 2 कॉस्ट लगेगा। तो इस चीज को हम अपडेट करेंगे ना अपने उस चीज में, ताकि हमको पता करना है कि नोड नंबर 2 में हम मिनिमम कॉस्ट कितना में पहुंच सकते हैं अगर हम 7 से स्टार्ट करें। तो एक तरीका ये था कि यहाँ से यहाँ डायरेक्टली हम 16 कॉस्ट में पहुंचे, दूसरा तरीका ये था कि हम पहले होर्स के पास जाए और होर्स से हम यहाँ पहुंचे। तो होर्स से यहाँ पहुंचने के लिए हम दूसरा ग्राफ बनाए जो कि एक्चुअली में वो दूसरे ग्राफ में जा रहा है यूजिंग 0 कॉस्ट। अब वहां से वो डिवाइड बाई 2 कॉस्ट में सारा ट्राइवर्स करके 9 पे पहुंच रहा है, और ये 2 नोड नंबर 2 और नोड नंबर 9 दोनों सेम चीज बता रहा है, बस नोड नंबर 2 बता रहा है कि बिना किसी होर्स का तुम आए हो, और नोड नंबर लाइक ये मे बी होर्स से आ सकता है, बट इसमें क्या हो रहा था कि कोई केस ऐसा भी आ रहा था जो होर्स यूटिलाइज नहीं कर रहा है, बट ये नोड नंबर 9 बता रहा है कि तुम श्योरली किसी ना किसी होर्स से आए ही होगे, समझे। तो बस यही तुम्हारा इसमें एक बेस्ट ऑब्जर्वेशन था जिस जो कि इस प्रॉब्लम को काफी काफी इंटरेस्टिंग बना रहा था, और जो कि मुझे बेस्ट लगा। ठीक है, कि नॉर्मल डायस्ट्रा तो कोई भी सोच सकता था, नॉर्मल अगर ये होर्स नहीं रखता तो वो तो कोई भी सोच सकता था, लेकिन क्योंकि वो होर्स इस प्रॉब्लम में डाल दिया तो ये प्रॉब्लम कितना इंटरेस्टिंग बन गया यार, मतलब मजा आ गया ये चीज, एक नया चीज देख के, ये सीख के। सो
आगे से अगर कभी भी तुमको ऐसा दिखे कि लाइक अच्छा ये एक एडिशनल एडिशनल केस दे दिया है, तो इसमें इस तरह तुम सोचना लाइक क्या हम एक नया ग्राफ बना के ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही लॉजिक था तुम्हारा इस प्रॉब्लम के पीछे। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हम एडजेसेंसी जो वेक्टर बनाएंगे या फिर ग्राफ बनाएंगे, उसका साइज होगा तुम्हारा 2n+1, मीन्स 2n होगा, लेकिन ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग लिए हैं तो इसलिए इसका साइज होगा 2n+1। और उसमें हम ये सारा ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में क्या करेंगे, ग्राफ में ये करेंगे कि सिंपली वन को 5 से जब हम लाइक कनेक्शन बनाएंगे, मीन्स इन दोनों के बीच एज डालेंगे, तो उसी टाइम 8 और 12 के बीच में एक एज डालेंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में मैपिंग है, ठीक है। सिमिलरली 2 और 6 के बीच में एज अगर डालें तो 9 और 15 के बीच में भी एज डालेंगे। तो सिंपली ये तुम्हारा दो ग्राफ बन जाएगा। दो ग्राफ कैसा बनेगा, तो दो ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार बनेगा स्टार्टिंग में, कि बस ये दो अलग अलग एक ग्राफ बन जाएगा मेरे पास, ये, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मेरा किस किस नोड में एक्चुअली में हॉर्स पड़ा हुआ है। तो देखिए नोड नंबर 3 पे हॉर्स पड़ा है, तो हम इन दोनों को एक एज से कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्टेड एज, जिसका कॉस्ट होगा 0। और वो डायरेक्टेड एज इसका मैपिंग नोड के साथ चला जाएगा। तो 3 का मैपिंग नोड है 10, तो हम 3 और 10 के बीच में एक डायरेक्टेड एज बनाएंगे जिसका कॉस्ट होगा 0, ताकि ये बताएगा कि अगर हम 3 पे पहुंचे हैं तो नोड की तो ग्राफ नंबर 2 पे भी तुम पहुंच सकते हो यूजिंग 0 कॉस्ट। अब ग्राफ नंबर 2 में तुम डिवाइड बाई 2 कॉस्ट से कहीं भी जा सकते हो। बस इतना सिंपल था। अब तुम सिंपली डाइस्ट्रा लगा देना और वो सारा तुम अपडेट कर देना अपना वैल्यू को, कि 2 के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या लगा, 9 के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या लगा। ये 2 और 9 दोनों सेम चीज़ बताएगा कि 7 से अगर हम चल रहे हैं तो 2 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, और 7 से चल रहे हैं 9 पे जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। दोनों का जो मिनिमम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा फॉर वाट, कि जो तुम्हारा फ्रेंड 7 नोट से स्टार्ट किया है चलना, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट क्या होगा जो 2 पे रीच आउट कर जाए। तो एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ। सो लेट मी शो यू माई कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये रहा तुम्हारा LMH। ये N क्या है, नंबर ऑफ नोड, M क्या है, नंबर ऑफ एज, H क्या है, कितना हॉर्स है। फिर ये मैं ग्राफ बनाया हूँ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 2n+1 साइज का। और ये तुम्हारा हॉर्स है कि लाइक ये बता रहा है कि कौन कौन सा हॉर्स एक्चुअली में कौन कौन सा नोड में हॉर्स पड़ा हुआ है। तो ये तुम्हारा हॉर्स है। अब फाइनली मैं पहले हॉर्स का इनपुट दे रहा हूँ, और जहाँ पे हॉर्स है उसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ, लाइक इनिशियली 0 है बट उसको मैं 1 बना दे रहा हूँ कि यहाँ इस इंडेक्स पे हॉर्स है। अब मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, तो ले आऊँ मैं एक्स वाई डब्ल्यू, डेट इज नोड नंबर एक्स से वाई कनेक्टेड है जिसका कोस्ट है डब्ल्यू। तो इनपुट यहाँ ले रखा हूँ, और एडजेसेंसी ऑफ एक्स डॉट पुश बैक वाई कोमा डब्ल्यू। और साथ ही साथ सेकंड वाले ग्राफ में भी तुमको सेम चीज करना पड़ेगा कि एडजेसेंसी ऑफ एक्स प्लस एन डॉट पुश बैक वाई प्लस एन कोमा W/2। इस बार डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चले कि सेकंड ग्राफ में आए हैं तो हम हॉर्स के थ्रू आए हैं, तो उसमें हर बार हम डिवाइड बाई 2 कोस्ट से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंसी ऑफ वाई डॉट पुशबैक एक्स कोमा वाई भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यार ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और साथ ही साथ सेकंड ग्राफ में भी ये चीज़ अपडेट करना पड़ेगा। अब हम 1 से लेकर n तक इटरेट कर रहे हैं नोड को, और देख रहे हैं जहाँ भी हॉर्स है उसके लिए क्या करो कि एडजेसेंसी ऑफ आई में पुशबैक करो i प्लस n कोमा 0। मतलब दो ग्राफ को तुम अटैच कर दो यहाँ पे, ये जो दो ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2, ये दोनों को अटैच कर दो। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ। अब सिंपली हम बनाए हैं टाइम बाय प्लेयर 1 टाइम बाय प्लेयर 2। ये टाइम बाय प्लेयर 1 टाइम बाय प्लेयर 2 क्या है, कि ये प्लेयर 1 है जो कि यहाँ से चल रहा है, और ये है तुम्हारा प्लेयर 2 जो कि nth नोड से चल रहा है। ताकि ये प्लेयर 1 बताएगा कि हमको हर एक नोड पहुंचने में मिनिमम कॉस्ट क्या लगा, ये प्लेयर 2 बताएगा बाकी का नोड पहुंचने में मिनिमम कॉस्ट क्या लगा। तो यही चीज़ है प्लेयर 1 और प्लेयर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट मिनिमम टाइम फॉर द प्लेयर 1, सिमिलरली गेट मिनिमम टाइम फॉर द प्लेयर 2। फंक्शन में हम दोनों चीज़ को भेजें ताकि ये मुझे मिनिमम टाइम दे दे फॉर द प्लेयर 1 इस वेक्टर में, और ये मिनिमम टाइम दे दे फॉर द प्लेयर 2 इस वेक्टर में। गेट मिनिमम टाइम में फंक्शन में हम एक्चुअली क्या लिखे होंगे, सिंपल डाइस्ट्रा एल्गोरिथम लिखे होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये पूरा डाइस्ट्रा एल्गोरिथम है। ये जो गेट मिनिमम टाइम फंक्शन में ये पूरा डाइस्ट्रा एल्गोरिथम है कि टाइम ऑफ यहाँ सोर्स से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा बाकी नोड में पहुंचने के लिए। तो सिंपल डाइस्ट्रा एल्गोरिथम तुम्हें आता ही होगा कि टाइम ऑफ सोर्स को 0 कर दो, पैरिटी क्यू लगा दो, और पैरिटी क्यू में पुश कर दो सोर्स का डिस्टेंस और जो सोर्स नोड है। फिर ये डाइस्ट्रा एल्गोरिथम के वैल्यू पी क्यू डॉट साइज, तुम करंट टाइम निकालो,
फिर कौन सा नोड का है और उस नोड को पॉप अप कर दो। फिर ये बेस केस है कि अगर टाइम पहले से ही छोटा है तो कंटिन्यू कर दो, वरना अगर ऐसा नहीं है तो बाकी का जितना भी एडजेसेंसी तुम्हारा नोड है उस पर तुम विजिट करो और देखो कि क्या तुम्हारे से उसका टाइम घट रहा है तो उसको घटाओ और उसको फिर से पैरेटी क्यू में डालो और सेम चीज़ करो। तो ये पूरा डायस्ट्रा है, ये चीज़ तो तुम्हें आता ही होगा। फिर सिंपली ये चीज़ अपडेट करके मुझे टाइम बाय प्लेयर 1 और टाइम बाय प्लेयर 2 मिल चुका होगा। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, वन से लेकर एन तक इटरेट कर रहे हैं, वन से लेकर एन तक इटरेट कर रहे हैं। और ये हम एक वेक्टर बनाए हैं, मीन सॉरी एक वेरिएबल बनाए हैं 10⁻15, कि लाइक मेरा अगर आंसर 10⁻15 ही रह जाता है तो हम आउटपुट कर देंगे -1, कि लाइक हम दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं, ये ग्राफ डिसकनेक्टेड होगा, कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम बस वन से एन तक इटरेट किए और यहाँ इटरेट करने का बस एक ही मेरा मोटो है कि हम दोनों अगर दो पे मीन्स ये नोड नंबर 2 पे मिलते हैं तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो obvious सी बात है, जितना तुम्हें टाइम लगा और जितना तुम्हारे फ्रेंड को टाइम लगा आने में, उन दोनों का मैक्सिमम। तो बस वही चीज़ हम पूछ रहे हैं, तो तुम्हें कितना टाइम लगा होगा और तुम्हारा फ्रेंड को कितना टाइम लगा होगा। तो तुम्हारा फ्रेंड को लगा होगा मिनिमम ऑफ टाइम टेकन, मीन्स जो तुम्हारा टाइम वाली वेक्टर बनाए तो मिनिमम ऑफ टाइम ऑफ 2 कोमा मिनिमम कोमा टाइम ऑफ 9। क्योंकि यार इसका तरीका क्या था, एक तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाओ और दूसरा है कि यहाँ से पहले हॉर्स के पास जाओ और हॉर्स से वहाँ चले जाओ। तो इसलिए मिनिमम ऑफ टाइम ऑफ 2 कोमा टाइम ऑफ 9। तो यही चीज़ है एक तरीका पहुँचने के लिए बाय योर फ्रेंड। सिमिलरली तुम्हारा भी सेम होगा। तो आंसर को हम अपडेट किए, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कोमा मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का टाइम, प्लेयर 1 का टाइम और प्लेयर 2 का टाइम। तो प्लेयर 1 का टाइम क्या होगा, ये तुम्हारा मिनिमम ऑफ टाइम बाय प्लेयर 1 ऑफ आई, फिर टाइम बाय प्लेयर 1 ऑफ आई प्लस एन, ये तुम्हारा मिनिमम टाइम होगा दोनों, मीन्स दोनों का मिनिमम जो भी होगा पहुंचने में वो तुम्हारा मिनिमम टाइम होगा प्लेयर 1 का। सिमिलरली मिनिमम टाइम फॉर द प्लेयर 2 भी निकाल लेंगे और इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो उस नोड में पहुंचने के लिए टाइम लगा होगा, उस चीज़ को हम अपडेट करेंगे आंसर से और फाइनली तुम आंसर आउटपुट कर देना। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन ए कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यार प्लीज 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड who have any doubt in this problem. So thank you, and I will provide this code in a description so that you can refer it, and if you have any doubt then you can just check it there. So मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। थैंक यू, हैव a nice day, बाय बाय।